नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि शारीरिक गुलामी से कहीं बढ़कर मानसिक गुलामी होती है। शारीरिक गुलामी से तो हम मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्ति पाना बहुत कठिन होता है दोस्तों। तो ये दिमागी गुलामी जो है, हम भारतीयों की मानसिकता एक दिमागी गुलामी है एक तरह से, और ये इस तरह से हमारे दिमागों को खोखला किए हुए है कि इसने जो है, जो सत्यता है, जो वैज्ञानिकता है, जो हमारे सामने परखने की कसौटी है, वो भी सब बेकार सिद्ध हो जाती हैं दोस्तों। आज हम जो है इसी दिमागी गुलामी के कारण क्या रहे, दिमागी गुलामी कहाँ तक है और इस दिमागी गुलामी को कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों। बगैर किसी बड़ी भूमिका के आते हैं इस एक खास परख, शोध परख एक निबंध है, इसमें दिमागी गुलामी। आइए दोस्तों देखते हैं कि जिस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उसकी मानसिक दासता के बंधन भी उतने ही अधिक होते हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो शक ही नहीं, और इसलिए इसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दासता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं इतनी अधिक और इतनी जटिल हैं कि हम तब तक उनका कोई हल नहीं सोच सकते जब तक कि हम साफ और स्वतंत्रता पूर्वक इन पर सोचने का प्रयत्न न करें। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में भारत में राष्ट्रीयता की बाढ़ सी आ गई, कम से कम तरुण शिक्षितों में। यह राष्ट्रीयता बहुत अंशों में श्लाघ्य रहने पर भी कितने ही अंशों में अंधी राष्ट्रीयता थी। झूठ सच जिस तरीके से भी हो, अपने देश के इतिहास को सबसे अधिक निर्दोष और गौरवशाली सिद्ध करने, अर्थात अपने ऋषि मुनियों, लेखकों और विचारकों, राजाओं और राज्य संस्थाओं में 20वीं शताब्दी की बड़ी से बड़ी राजनीतिक महत्व की चीज़ों को देखना हमारी इस राष्ट्रीयता का एक अंग था। अपने भारत को, प्राचीन भारत और इसके निवासियों को हमेशा से दुनिया के सभी राष्ट्रों से ऊपर साबित करने की दुर्भावना से प्रेरित हो हम जो कुछ भी अनाप शनाप ऐतिहासिक खोज के नाम पर लिखें, उसको यदि पाश्चात्य विद्वान न माने तो झट से फतवा पास कर देना कि सभी पश्चिमी ऐतिहासिक, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन, अमेरिकन और रूसी, डच और जैकोस्लाव सभी बेईमान हैं। सभी षड्यंत्र करके हमारे देश के इतिहास के बारे में झूठी बातें लिखते हैं। वे हमारे पूजनीय वेद को महज 3.5 और 4 हजार वर्षों से अधिक पुराना नहीं होने देते विदेशी लोग, जबकि वे ठीक 1 अरब 92 वर्ष पहले बने थे। हम ये मानते हैं कि हमारे वेद जो है 1 अरब 92 वर्ष पहले बने थे, लेकिन ये अंग्रेज़ हैं, ये बदमाश जो है हमारे वेदों को महज 3.5 और 4 हजार वर्षों से अधिक पुराना नहीं मानते। इन भले मानसों के ख्याल में आता है कि अगर किसी तरह से हम अपनी सभ्यता, अपनी पुस्तकों और अपने ऋषि मुनियों को दुनिया में सबसे पुराना साबित कर दें तो हमारा काम बन गया। ये बड़े गौरव की बात हो गई कि हमारी सभ्यता जो है सबसे प्राचीन थी। हमारे ऋषि मुनि जो लिख गए वो सबसे प्राचीन है, हमारे वेद सबसे प्राचीन हैं, अरबों वर्ष पुराने हैं। अगर हम ये सिद्ध कर दें तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम फूले नहीं समाते हैं। शायद दुनिया हमारे अधिकारों की प्राचीनता को देखकर बिना झगड़ा झंझट के ही हमें आज़ाद हो जाने दे, अन्यथा हमारे तरुण अपनी नसों में उस प्राचीन सभ्यता के निर्माताओं का रक्त होने के अभिमान में मतवाले हो जाएं और फिर अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी उनके बाएं हाथ का खेल बन जाए, और तब हमारे देश को आज़ाद हो जाने में कितने दिन लगेंगे। आज हमारे हाथ में चाहे आग्नेयास्त्र भले न हों, नई तोपें और मशीन गन न हों, समुद्र के नीचे और हवा के ऊपर से प्रलय का तूफान मचाने वाली पनडुब्बियां और जहाज न हों, लेकिन यदि हम राजा भोज के काठ के उड़ने वाले घोड़े और शुक्र नीति में बारूद साबित कर दें तो हमारी 5 उंगलियां घी में। हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है इन्हीं में खर्च करते हैं कि राजा भोज के पास जो है काठ का उड़ने वाला घोड़ा था, पुष्पक विमान था, रामचंद्र जी उससे बैठ के आए थे। इस तरह की बातें हम करते हैं। पनडुब्बी होती थी पहले, मिसाइलें भी होती थी, इंटरनेट भी होता था। इस तरह की बातें जो है आज हम कहते हैं।
इस बेवकूफ़ी का भी कहीं कोई ठिकाना है कि बाप दादों के झूठ मूठ के ऐश्वर्य से हम फूले न समाएं और हमारा आधा जोश उसी की प्रशंसा में खर्च हो जाए। अपने प्राचीन काल के गर्व के कारण हम अपने भूत के स्नेह में कड़ाई के साथ बंध जाते हैं और इससे हमें उत्तेजना मिलती है कि अपने पूर्वजों की धार्मिक बातों को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने जो लिख दिया धर्मशास्त्रों में उसे आंख मूंद करके मानने के लिए तैयार हो जाए। बारूद और उड़न खटोला में तो झूठ सांच पकड़ने की गुंजाइश है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में तो अंधेरे में काली बिल्ली देखने के लिए हर एक आदमी स्वतंत्र है। न यहाँ 16 आना 32 रत्ती ठीक ठीक तोलने के लिए कोई तुला है और न झूठ सांच की कोई पक्की कसौटी। एक चलता पुर्जा बदमाश है, उसने अपने कौशल, रुपए पैसे और धोखाधड़ी, तरह तरह के प्रलोभन से कुछ स्वार्थियों या आँखों के अंधे गांठ के पूरों को मिलाकर एक नकटापंथ कायम कर दिया। और फिर लगी हजारों छोटी मोटी शिक्षित और मूर्ख काली और सफ़ेद भेड़ें हा हा कर नाक कटाने। जिंदगी भर वह बदमाश मौज करता रहा। ऐसे अंधविश्वास फैलते हैं यहाँ। नकटों का पंथ चल गया यहाँ, नाक कटाते रहे लोग और पंथ जो है तरक्की करता रहा। मरने के बाद उसके अनुयायियों ने उसे और ऊंचा बढ़ाना शुरू किया। अगर उस जमात को कुछ शताब्दियों तक अपने इस प्रचार में कामयाबी मिली तो फिर वह धूर्त दुनिया का महान पुरुष और पवित्र आत्मा प्रसिद्ध हो गया। पुराने वक्त की बातों को छोड़ दीजिए। मैंने अपनी आँखों से ऐसे कुछ आदमियों को देखा है जिनमें कुछ मर गए हैं और कुछ अभी तक जिंदा हैं। उनका भीतरी जीवन कितना घृणित, स्वार्थपूर्ण और असंयत था, लेकिन बाहर भक्त लोग उसके दर्शन, सुमधुर आलाप से अपने को अहो भाग्य समझने लगते थे। नज़दीक से देखिए, ये धार्मिक महात्माओं के मठ और आश्रम ढोंग के प्रचार के लिए खुली पाठशालाएं हैं। और धर्म प्रचार क्या, पूरे 100 सैकड़े नफ़े का रोजगार है। अधिकांश लोग इसमें अपने व्यवसाय के ख्याल से जुटे हैं। अयोध्या में एक महात्मा थे, उनसे राम जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं बैकुंठ से आकर उनका पाणिक ग्रहण किया। हाँ, पाणिक ग्रहण किया। पुरुष थे पहले, पीछे तो भगवान की कृपा से वह उनकी प्रियतमा के रूप में परिवर्तित कर दिए गए। राम जी के लिए क्या मुश्किल है, जब पत्थर मनुष्य के रूप में बदल सकता है तो पुरुष को स्त्री के रूप में बदल देना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा परिवर्तन तो आजकल भी अनायास कितनी बार देखा गया है। एक नया मत इधर 50-60 वर्ष से चला है, वह दुनिया भर की सारी बेवकूफ़ियों, भूत प्रेत, जादू मंत्र सबको विज्ञान से सिद्ध करने के लिए तुला हुआ है। बेवकूफ़ हिंदुस्तानी समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से गधे नहीं निकलते और सभी जैक और जॉनसन साइंस छोड़कर दूसरी बातें ही नहीं करते। इन अधकचरे पंडितों ने अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर भूत प्रेत, देवी देवता, साधु पूजा सबको 30 वर्ष पहले निकले वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध करना शुरू किया। हालांकि उन सिद्धांतों में अब 75% गलत साबित हो गए हैं, लेकिन अभी अंधे भक्तों के लिए उस पुराने विज्ञान के पुट से तैयार किए गए ग्रंथ ब्रह्मवाक्य बन रहे हैं। हिंदुस्तान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। काल और देश दोनों के ख्याल से हमारी बेवकूफ़ियों की लिस्ट भी उसी तरह बहुत लंबी चौड़ी है। अंधी राष्ट्रीयता और उसके पैगंबरों ने हम में अपने भूत के प्रति अत्यंत भक्ति पैदा कर दी है और फिर हमारी उन सभी मूर्खताओं के पोषण के लिए सड़ी गली विज्ञान की थ्योरियाँ और दिवालिये श्वेतांग तैयार ही हैं। फिर क्यों न हम अपनी अकल बेच खाने के लिए तैयार हो जाएं, जिनके यहाँ वायुयान ही नहीं, काठ के घोड़े भी आकाश में उड़ते हों, जिनके यहाँ बारूद और आग्नेयास्त्र ही नहीं, मुख से निकली हुई ज्वाला में करोड़ों शत्रु एक क्षण में जलकर राख हो जाते हों, जिनकी सूक्ष्म दार्शनिक विवेचनाओं और आत्मवंचनाओं को सुनकर आज भी दुनिया दंग हो जाए, वह भला किसी बात को झूठ लिख सकता है। तिपाई पर भूत बुलाना, मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म आदि के द्वारा पहले वैज्ञानिक ढंग से हमें अपनी विस्तृत होती जाती बेवकूफ़ियों के पास ले जाया गया और अब तो विज्ञान पारितोषिक विजेता लोग सरे मैदान हरसुराम और हरे राम ब्रह्म की विभूति बांट रहे हैं। आखिर जब नोबेल पुरस्कार विजेता ऑलिवर आज भूतों प्रेतों पर पुस्तक लिख रहा है और कसम खा खा कर लोगों में उनका प्रचार कर रहा है, तो हमारे इन स्वदेशी भाइयों का कसूर ही क्या। अभी तक शिक्षित लोग
फलित ज्योतिष को झूठ समझते थे, लेकिन अब उसके भी काफ़ी अधिक हिमायती हो चले हैं ज्योतिष के। वह इसे पक्का विज्ञान मानते हैं, अथवा भांजा भांजियों या ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को छापने के लिए हमारे अखबार एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। 27 अगस्त की सर्च लाइट एक ज्योतिषी महाराज की मौसम संबंधी भविष्यवाणी को एक प्रधान पृष्ठ पर स्थान देती है। फिर पूना में लाखों रुपए खर्च करके इसके लिए यंत्र और विशेषज्ञ रखने की क्या ज़रूरत है। एक स्थान पर बैठे बैठे ही वे सभी बातें बता दिया करेंगे। फिर तारीफ यह कि एक ही आदमी अतिवृष्ट और अनावृष्ट को भी बतला देगा और भूकंप को भी। स्वराज्य की किस्त आने जाने में अगर कुछ देर हो गई तो उसे भी नेताओं को जन्मपत्री देकर बतला देगा। अभी इसी साल एक महाराज बादशाह की गद्दी देखने विलायत जाना चाहते थे। दुष्ट ग्रहों की उन्हें बड़ी फिक्र थी और उनसे भी अधिक फिक्र थी उनकी माँ की। एक ज्योतिषी जी ने आकर मेष मिथुन गिनकर महाराज को भी संतुष्ट कर दिया कि कोई ग्रह खिलाफ नहीं है, और माँ को भी खम ठोंक कर कह दिया कि महाराज को कोई अनिष्ट नहीं है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सब लोग प्रसन्न हो गए। ज्योतिषी जी को 5,000 रुपये मिले। भला इतना सस्ता जिंदगी का बीमा कहीं हो सकता है? ऐसा होने पर एक और फ़ायदा होगा। हर एक प्रांतीय सरकार में एक सरकारी ज्योतिषी और 10-5 सहायक ज्योतिषी होने पर मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी ज्योतिषियों के पीछे गली गली की खाक न छाननी पड़ेगी। अपनी बीवी और छोटे मोटे बबुआ बबनी सबका बरसफल साल का साल पहुंचता रहेगा। स्वदेशी व्यवसाय को जरूर आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये ज्योतिष का धंधा भी स्वदेशी धंधा है, व्यवसाय है, इसको जरूर आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। और इससे बढ़कर शुद्ध स्वदेशी व्यवसाय और क्या हो सकता है, जिसके दिल दिमाग शरीर और परिश्रम सभी चीज़ें 16 आने स्वदेशी हैं। हम लोगों के मिथ्या विश्वास एक दो हैं कि जिन्हें एक छोटे से लेख में लिखा जा सके। हमारे यहाँ तो इसके मिसिल के मिसिल और फाइल की फाइल तैयार हैं। और तारीफ़ यह है कि इन बेवकूफ़ियों के भारी भरकम बोझ को सिर पर लादे हुए हमारे नेता लोग समुंदर पार कर जाना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि बैकुंठ के भगवान, आकाश के नवग्रह और पृथ्वी के ज्योतिषी और ओझा सयाने उनकी यात्रा में ज़रूर कुछ हाथ बटाएंगे। हमारी जात पात की व्यवस्था को ही ले लीजिए। वह हमारे ऋषि मुनियों के उन बड़े आविष्कारों में से है जिन पर हमें बड़ा अभिमान है। ये जात व्यवस्था राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति के साथ साथ, यद्यपि कुछ इन्हें गिने लोग जात पात के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन अब भी हमारे उच्चकोट के नेताओं का अधिकांश भाग अपने ऋषियों की इस अद्भुत विशेषता की कद्र करने को तैयार है। नेताओं ने देख लिया है कि यह जाति पाति आपस के फूट भेदभाव के बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तो भीतर ही भीतर जातीय संगठन भी इन्होंने कर रखा था और अब भी बहुतों को उसे छोड़ने में मोह लगता है। मैं अन्य नेताओं की बात नहीं करता, मैं खास कांग्रेस के कुछ नेताओं की बात करता हूँ। उन बेचारों को इसी कोशिश में मरना पड़ रहा है कि कैसे राष्ट्रीयता और जात पात दोनों साथ दाहिने बाएं कंधे पर बहन किए जा सकते हैं। उनमें से कुछ ने तो जरूर समझ लिया होगा कि यह संभव है। शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आप जात पात तोड़ने तैयार न हों। अगर जात पात तोड़ते हुए भी नहीं है तो आपका वास्तविक संसार आपकी जात के भीतर है। बाहर वालों के साथ तो सिर्फ काम चलाऊ समझौता है। जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो ईमानदारी रहने पर आपकी राय को प्रभावित करने में सफलता सबसे अधिक आपके जात भाइयों को होगी। नौकरी चाकरी दिलाने, कमेटी सब कमेटी में भेजने और सिफारिशी चिट्ठी लिखने में मजबूरन आपको अपनी जाति का ख्याल करना होगा। आदमी के दिल में हजारों कोठरियाँ जरूर हैं, लेकिन वहाँ ऐसी फ़र्क कोठरियाँ नहीं हैं जिनमें एक में जात पात का भाव पड़ा रहे और दूसरे में उससे अछूती राष्ट्रीयता बनी रहे। जैसे किसानों के आंदोलनों में आने वाले समझदार आदमियों को पहले से ही तैयार होकर आना चाहिए कि उन्हें साम्यवाद में पैर रखना है, वैसे ही राष्ट्रीयता के पथ पर पैर रखने वालों को भी समझना चाहिए कि उन्हें जात पात की दीवारों को तोड़ गिराना होगा। यदि कोई आदमी राष्ट्रीय नेता रहना चाहता है और साथ ही अपने जात भाइयों की घनिष्ठता को कायम रखना चाहता है तो या तो वो ईमानदार नहीं रहेगा या उसे असफल होकर रहना पड़ेगा। अपनी जात के साथ घनिष्ठता रखकर कैसे दूसरी जाति का विश्वास पात्र कोई हो सकता है। मंत्रियों को तो खास तौर से सावधान रहना पड़ेगा
क्योंकि जात भाइयों की घनिष्ठता उन्हें आसानी से बदनाम कर सकती है। ये हो रहा है दोस्तों राजनीति में। मेरी समझ में प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए, कांग्रेस के लिए और व्यक्तिगत तौर से नेताओं के लिए अच्छा यही है कि हर एक प्रधान नेता तुरंत से तुरंत अपने लड़के लड़कियों, भतीजे भतीजियों अथवा भांजे भांजियों, नाती नातनियों में से कम एक की शादी जात पात तोड़कर दिखला दे, जैसा कि महात्मा गांधी और राजगोपालाचारी ने करके दिखाया। आँख मूंद कर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज़्यादा ज़रूरत मानसिक क्रांति की है। हमें दाहिने बाएं, आगे पीछे दोनों हाथ नंगी तलवार नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काटकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रांति प्रचंड आग है, वह गांव के एक झोंपड़े को जलाकर चली नहीं जाएगी, वह उसके कच्चे पक्के सभी घरों को जलाकर खाक कर देगी और हमें नए सिरे से नए महल बनाने के लिए नींव डालनी पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके सामने यह दिमागी गुलामी नामक एक निबंध रखा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया बताएं कि आपको यह निबंध जो है, ये प्रसंग, ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, ये जो है बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें से मैंने आपके सामने रखा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के पंदा गांव में 9 अप्रैल 1893 को जन्मे राहुल का बचपन का नाम केदारनाथ पांडेय था। बचपन में ही उन्होंने उस ठहरे रूढ़ियों में जकड़े समाज से विद्रोह किया और घर छोड़ दिया। सनातनी हिंदू, आर्य समाजी और बौद्ध भिक्षु के रूप में निरंतर सत्य और मुक्त मार्ग की खोज में जारी उनकी यात्रा उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा तक ले गई। गेरुआ चोला उतार कर उन्होंने मजदूरों, किसानों के लिए लड़ने और उनके दिमागों पर कसी बेड़ियों को तोड़ डालने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और ऐसे ही दोस्तों, महान क्रांतिकारी, महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व राहुल सांकृत्यायन जी की ये दिमागी गुलामी नामक पुस्तिका से मैंने ये दोस्तों निबंध आपके सामने रखा। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए इन्हीं विद्वानों की, ऐसे ही विद्वानों की तमाम पुस्तकों से, तमाम धार्मिक पुस्तकों से और तमाम इन ऐतिहासिक पुस्तकों से ये प्रसंग लाता रहूँगा, ताकि आपको उन विद्वानों के विचार जो है मालूम पड़ते रहें और देश में एक नई क्रांति हो और ये पुरातन पंथी जो अंधविश्वास परंपराएं हैं इनको समाप्त किया जा सके। दोस्तों, मेरा यही प्रयास है। यद्यपि मैं अपने विचार भी आपके सामने रखता रहता हूं, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि इन विद्वानों के प्रसंगों को सुनकर, इनकी तमाम पुस्तकों से उद्धरण सुनकर आप जो है थोड़ा सा जागरूक हों और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, ताकि हमारा देश जो है एक वैज्ञानिक भारत बने। दोस्तों, हमारा मकसद जो है किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की कतई आलोचना करना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन अंधविश्वास और पाखंड और रूढ़ियों से हमें मुक्ति मिले और हमारा देश जो है तरक्की करे, वैज्ञानिक भारत बने और समस्त विश्व में उसका एक बार फिर से विश्वगुरु का पद जो स्थापित हो। दोस्तों, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपका दोस्त मैं चंद्रभान दिनकर आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।